हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रिक्रूटमेंट। लास्ट सेशन में हमने इसके स्टेप्स के एंड आज हम इस सेशन में करेंगे रिक्रूटमेंट की टाइप्स और काइंड्स। अगर हम रिक्रूटमेंट को डिवाइड करते हैं, रिक्रूटमेंट कैसी हो सकती है, जैसे हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ऐसी होती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिक्रूटमेंट। देन थर्ड होती है मास रिक्रूटमेंट एंड द इंडिविजुअल रिक्रूटमेंट। तो इस तरह 3 टाइप्स की रिक्रूटमेंट्स हैं एंड आज हम इस सेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसकी स्टडी करेंगे। जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम करते हैं डायरेक्ट, जिसको हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी कहते हैं। वो क्या होता है, कौन करते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। उसके बाद हम इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैं इसकी स्टडी करेंगे। तो पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट मीन्स नेम है इसका अदर, एक्सटर्नल बाहर से हम रिक्रूट कर रहे हैं। मीनिंग जब भी कोई वैकेंसी होती है, क्योंकि जब भी हमने स्टेप्स किए थे, स्टेप्स में क्या किया था, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं हमको किस पोस्ट के लिए कितने एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत है, तो वो नीड के अकॉर्डिंग ही रिक्रूटमेंट है की जाती है। तो उसमें ही देखा जाता है कि हम डायरेक्ट करेंगे या फिर इनडायरेक्ट करेंगे। जो लोअर लेवल की पोस्ट होती हैं मेनली वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती हैं। इसके लिए क्या होता है, सभी के सभी कैंडिडेट्स को ओपनली इनवाइट किया जाता है। जो भी हमारी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशंस को डिटर्मिन किया गया था, वो अगर फुलफिल कर रहे हैं तो कोई भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किसको कहते हैं, when the vacant posts are filled up by the suitable and qualified candidates available in the open market। मीनिंग अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इंडिया में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें से वो एबल हैं, एलिजिबल हैं, वो सभी के सभी को अपॉर्चुनिटी दी गई है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है, जब भी एडवर्टीजमेंट के थ्रू सभी के सभी कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है, जो भी एलिजिबल क्वालिफाइड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स ऑल द प्रोसेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट टू सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। मीनिंग जब भी हमने कहा पहले रिक्वायरमेंट देखी जाती है, उसके बाद हम देखते हैं कितनी पोस्ट हैं, तो उसके बाद एडवर्टीजमेंट होती है। जब एडवर्टीजमेंट होती है उसके बाद कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, फिर स्क्रूटनी होती है। हम क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं कौन कौन कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। उनके बाद उनको रोल नंबर इशू किया जाता है, एंट्री टेस्ट है, इसके लिए एक स्लिप इशू की जाती है। आफ्टर दैट वो रिटन एग्जाम्स देते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू होती है, इंटरव्यू के बाद मेरिट बनती है, उसके बाद कैंडिडेट की सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट होती है। तो जिस सभी प्रोसेस फ्रॉम एडवर्टीजमेंट टू सिलेक्शन तक ये सब कुछ क्या है, डायरेक्ट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंडर आता है। ये सभी प्रोसेस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है। तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाती है इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो जिसको हम एडवांटेजेस कह रहे हैं इसको हम मेरिट्स भी कह सकते हैं। इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। फर्स्ट वन इज वाइडर सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ पर्सोनल। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो एबल हैं, उसके लिए हमारे पास लिमिटेड कैंडिडेट नहीं है, हमारे पास बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। हम उनसे एलिजिबल एबल कैंडिडेट हैं उनको चूज करेंगे, तो हमारे पास सोर्स है बहुत ज़्यादा वाइडर बन जाता है। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन को अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए चॉइस भी बेटर हो सकती है। देन easy to change conditions of the recruitment। जब भी रिक्रूटमेंट करनी है, नई रिक्रूटमेंट है, नई रिक्रूटमेंट में नई कंडीशंस हैं, तो अगर उनको चेंज करना है वो चेंज करना इजी होता है। अगर हम इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, जो जैसे चल रहा है उसकी सर्विसेज को वैसे ही हम आगे तक लेकर जाते हैं, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स हैं इनको रिक्रूट करने के लिए आगे इनकी कंडीशंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। देन
क्रिएट सेंस ऑफ हार्ड वर्क। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो अप्लाई करेंगे उनमें हार्ड वर्क की सेंस क्रिएट होती है। उनको लगता है अगर मैं बहुत एफिशिएंटली वर्क करूंगी मेरी सिलेक्शन भी हो सकती है। तो हार्ड वर्क है वो क्रिएट होता है। डेमोक्रेटिक वे है जिसमें सबको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कर दी तो उसके बाद क्या होता है, सभी को ओपनली इनवाइट किया गया है। तो इसमें कुछ भी हम कंसील कर नहीं रख रहे हैं। तो ये कौन सा वे बन गया, डेमोक्रेटिक वे बन जाता है। तो इसके बहुत से बेनिफिट हो जाते हैं, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो डिसएडवांटेज एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ इनएक्सपीरियंस्ड पर्सोनल। जो नए कैंडिडेट्स को हमने इलेक्ट किया है उनको अपने काम का एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए इनएक्सपीरियंस्ड पर्सोनल है, हम इनको रिक्रूट कर लेते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की कोई वैकेंसी है उसकी पोस्ट को फिल तो कर दिया, लेकिन उस कैंडिडेट को अभी उसका काम नहीं आता है। तो एक तरह से हम ये भी मान सकते हैं उसको वो काम करने में कुछ टाइम लग जाएगा। तो बहुत सारा लॉन्ग टाइम प्रोसेस भी है और इसमें मनी भी वेस्ट होती है। एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है। एक्सपेंसिव क्यों हो गया, क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंडिचर किया, फिर कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, उसको सिक्योरिटी की रिटन एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया, इंटरव्यू कंडक्ट की, सिलेक्शन अपॉइंटमेंट, इसमें बहुत सा खर्चा है वो होता है। ट्रेनिंग भी लगती है, ट्रेनिंग में भी हमारा एक्सपेंडिचर आता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग एंड मनी कंज्यूमिंग एक तरह से प्रोसेस मानी जाती हैं। नंबर थर्ड, निगलेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं हम ये मान रहे हैं कि वो कैपेबल नहीं है, उनकी इन एफिशिएंसी को हम क्रिएट कर रहे हैं। तो जो उनका हार्ड वर्क है, एफिशिएंसी है, हमने निगलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने बाहर से अदर कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर दिया। देन लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज। जो नए एम्प्लॉयज हैं और पुराने एम्प्लॉयज हैं इनमें कोऑपरेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो इसके अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। इसीलिए जो लोअर लेवल की पोस्ट होती हैं इनके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाती हैं। डिसएडवांटेज हैं इसीलिए जो हायर पोस्ट है उनके लिए इनडायरेक्ट वे है वो चूज किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट, जिसको हम इंटरनल और विद इन रिक्रूटमेंट कहते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही हम क्या कर देते हैं, कैंडिडेट्स को रिक्रूट कर लेते हैं। तो इनडायरेक्ट वे है, इसमें ओपनली सभी को इनवाइट नहीं किया जाता कि इस पोस्ट को फिल किया जाए। तो इसमें हम इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कैंडिडेट को रिक्रूट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं when the vacant posts are filled up by the employees of the organization only। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉइज को रिक्रूट किया जाता है, वेकेंट पोस्ट है उनको फिलअप किया जाता है, तब इसको हम इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो जो इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये 3 वे से होती है, वाया ट्रांसफर। जैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, इनको ट्रांसफर किया जाता है। ये प्रमोशन, जो लोअर ग्रेड है, लो ग्रेड से अपर ग्रेड तक हम क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। एंड थर्ड वन इज रीएम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉइज, मीनिंग जो रिटायर्ड हो चुके हैं हम उनको री एम्प्लॉय कर लेते हैं। तो हायर पोस्ट पर उनको कुछ टाइम के लिए री एम्प्लॉयमेंट की जाती है। इस तरह 3 वे से इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वो होती है। तो ये होगी इनडायरेक्ट और इंटरनल रिक्रूटमेंट। तो इसके भी कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट के कुछ बेनिफिट क्या हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही रिक्रूट कर रहे हैं तो उनको काम भी बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो कितने ही सालों से उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को कर रहे हैं। तो वो उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो सभी का सभी काम बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। एंड इसका बेनिफिट क्या है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स हैं वो ही रिक्रूट किए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी एम्प्लॉइज हैं और इनमें जो एफिशिएंट हैं हम इनको क्या करते हैं, प्रमोट कर देते हैं। तो इस तरह इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि इसमें एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो ही आएंगे। देन नो नीड फॉर प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग, क्योंकि इनको ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम आता है, इनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक फ्रेशर को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज़ को इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट इज रिड्यूस द बर्डन ऑफ रिक्रूटमेंट एजेंसीज। रिक्रूटमेंट एजेंसीज का बर्डन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उनको फ्रेश कैंडिडेट्स को रिक्रूट नहीं करना है, उनका तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही काम हो जाता है। उनका जो भी एम्प्लॉइज हैं उनका सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है और उसकी एफिशिएंसी, उनका कैलिबर देखा जाता है, उनके थ्रू ही प्रमोट, ट्रांसफर चाहे री एम्प्लॉयमेंट के थ्रू पोस्ट को फिलअप कर लिया जाता है। एंड इसका एक बेनिफिट सबसे ज़्यादा है, जो भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं वो मोटिवेट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो हमको प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज लेटर स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज। जो न्यू ब्रेन है, न्यू ब्लड है, उनको हम इंडक्ट नहीं कर पाते हैं। जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से ही हम उनको हायर पोस्ट पर ले आएंगे, तो नए कैंडिडेट्स तो नहीं आ पाएंगे। अगर नए कैंडिडेट्स नहीं है तो नए आइडिया भी नहीं मिलेंगे, नया ब्लड है वो भी मोटिवेट नहीं हो पाएगा। एंड इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव सोर्स ऑफ मैन पावर, क्योंकि इसमें हम सभी को नहीं चाहते कि वो प्रमोट हो, सभी को नहीं चाहते हायर पोस्ट पर जाए, तो इसके लिए इसको ये कहते हैं कंजर्वेटिज्म को अपनाया गया है, नैरो वे है, अनडेमोक्रेटिक, इसमें सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। एंड इसका सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है? यंग एंड competent persons are denied to get the chance to enter in the organization। तो जो नई डिग्री कर आते हैं, नई यंग जनरेशन है, इनके लिए मोटिवेशन का काम ही नहीं होता, उनको तो डायरेक्टली मना कर दिया गया, तो उनको डिनाई कर दिया कि आप ऑर्गेनाइजेशन में हायर पोस्ट पर नहीं जा सकते हो। इस तरह इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो इस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रिक्रूटमेंट के अपने अपने बेनिफिट्स एंड अपने अपने डीमेरिट्स होते हैं। तो इसीलिए जो भी लोअर पोस्ट होती हैं उनको डायरेक्ट रिक्रूट की जाती है, जो हायर पोस्ट होती हैं उनके लिए इनडायरेक्ट मेथड है, हम उनको अडॉप्ट करते हैं। आज हमने ये टाइप की है। नेक्स्ट सेशन में हम जो मेरिट बेस पर रिक्रूटमेंट होती है वो क्या होती है और इसकी जो रिमेनिंग 2 टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इन कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।